नमस्कार। सामाजिक विमर्श के इस कार्यक्रम में मैं प्रीता हरित आपके सामने हूं। आज स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी, जो एक बहुत बड़े लेखक और पत्रकार भी हैं। और सिर्फ लेखक और पत्रकार ही नहीं है, आप बहुत बहुमुखी प्रतिभा के एक व्यक्तित्व हैं। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। इसके अलावा सामाजिक सरोकारों से इनका बहुत लंबे समय से सामना हुआ है। दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए और सामान्य जन के लिए इन्होंने देश के हर क्षेत्र में जा करके काम किया है। आज उन्हीं का परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। जैसे अभी आपने कहा कुछ चीज़ें, तो बहुत संक्षेप में कुछ बातें मैं ज़रूर रखना चाहूँगा, क्योंकि किसी का परिचय बहुत विस्तृत भी होता है, बहुत संक्षिप्त भी होता है। तो संक्षेप में ये कहना चाहूँगा, ये जो कलम है ना हमारी जी, तो मैं कलम का सिपाही हूँ। ये शब्द जो है पहले प्रेमचंद जी ने इस्तेमाल किया था। बहुत अच्छे। तो जो सिपाही होता है वो सिपाही ही होता है। सही है। वो कभी उसको प्रमोशन नहीं मिलता, और वो जो है सरोकार उसके साथ जुड़े ही होते हैं। इसलिए जो है, जो मेरा खास तौर पर जो लेखन का क्षेत्र रहा है जी, वो मैंने ये तय किया था कि जो मतलब हमारा अलग अलग जो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पे जो लिखा जा रहा है, उससे अलग हटकर उन विषयों पर रोशनी डालूं जी, जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। या पत्रकारिता में भी कोशिश हमारी ये रही कि उनके लिए आवाज़ बनूं जिनके पास अपनी आवाज़ नहीं है। इसलिए मेरे जो लेखन का या पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा वो गांव देहात, गरीब, कमज़ोर लोग जो है, ये मेरी पत्रकारिता का हिस्सा रहे। ये अलग बात है कि व्यावसायिक व्यवस्था होती है आपकी, कि आप जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ क्या असाइनमेंट मिलना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है जी, जो आपका बॉस होता है। तो मैं संसद में काम किया इतने वर्षों तक। दिल्ली में जब कई अखबारों में काम किया तो देश विदेश में बहुत जगह आने जाने का हुआ, लेकिन मैंने अपने उस मिशन को कभी छोड़ा नहीं। चाहे जिस भूमिका में रहा हूँ, तो गांव, किसान, मजदूर, गरीब लोग, आदिवासी, आपने महिला ऐसे लोग किसानों के बारे में लिखा हाँ है। बिल्कुल, महिला किसानों। हाँ, तो ऐसे लोग जिनके बारे में सामान्यतः मुख्यधारा का जो मीडिया जी, या लेखन से जुड़े हुए लोग नहीं करते, तो मैंने कोशिश की। क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब इन चीज़ों के बारे में आपको कोई बहुत रिकग्निशन मिलती है, क्योंकि देखिए आजकल जो ज़माना है जी, वो ज़माना है कि अधिकतम लोग मीडिया में अगर आप देखेंगे तो अधिकतम लोग या तो क्राइम रिपोर्टिंग की ओर जाते हैं जी, या पॉलिटिशियन के आगे पीछे होते हैं, क्योंकि नेताओं से संपर्क बनता है उनका। तो सच्चे कलम के सिपाही आप ही हैं। और वो जो है नेता लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सी बातें हैं अगर आप देखेंगे। ठीक है। तो लेकिन मुझे कभी रास नहीं आया, और मैं तो सबसे ज़्यादा समय नेताओं के बीच रहा। हिंदुस्तान के जितने प्रोमिनेंट लीडर्स रहे, आमतौर पर वो सब निजी तौर पर जानते रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक जन्म जो मिला हुआ है, बिल्कुल, हाँ, उसमें आपको एक मिशन अगर मिला हुआ, तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे अगर, तो कम से कम उनके लिए लिख तो सकते हैं। बहुत हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप मुंशी प्रेमचंद को ले लीजिए, ऐसे लोगों को ले लीजिए। तो ये लोग जिन्होंने लिखा पढ़ा है, वो सोच के लिखा है ना, कि वो तो ये नहीं सोच के आए थे कि मुझको फला मिलेगा। उन्होंने कभी पुरस्कार भी नहीं देखा। और ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिन पे, इसीलिए जो आप कह रही हैं, इनमें मैंने मेरी कोशिश रही कि विषयों को भी, जो किताबें भी हैं आपने विविध विषयों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। जी बिल्कुल। जैसे आपने राजनीति में अभी पिछले दिनों राम मंदिर का बहुत बड़ा चर्चा रहा, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। आपने उससे पहले एक अपने पत्रकार होने के नाते एक अयोध्या विवाद नाम से एक पुस्तक लिखी, उसके बारे में थोड़ा आप संक्षेप में देखिए। वो डालेंगे? तो किताब ऐसी है जिसपे मैंने काफ़ी गालियाँ भी खाई। क्योंकि ऐसा है कि राम मंदिर के आंदोलन के 3 चरण रहे जी। पहला चरण तो ये था कि जिसमें ये प्रसार करना था कि एक जगह है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो सामान्यतया जो महापुरुष होते हैं वो जिंदा अपने विचारों से होते हैं, ठीक, ना कि इससे होते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। बिल्कुल। तो खैर ये अपना सवाल है, लेकिन सवाल उठाने वाले तो अपने सवाल उठाएंगे, चाहे वो राम मंदिर हो या कोई और भी सवाल हो। तो लेकिन एक पत्रकार के नाते हमारा क्या है, कबीरदास जी एक बात कहते थे कि मैं कहता आँख इनकी देखी। बिल्कुल।
कहानी अगर आप यही है। देखेंगे जी। और बहुत बड़ी साहित्यकार महाश्वेता देवी जी ने आपको सम्मानित करते हुए अपने हिंदुस्तान में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा था, जी। जिसमें उन्होंने आपके लिए लिखा है कि अनछुए मुद्दों का आप बहुत गंभीरता से अध्ययन करते हैं और उनको विषय बनाते हैं, और आपने जन उन्मुख मुद्दे उठाए हैं। इससे पता चल जाता है कि आपको आपका जो काम है, जो जैसे इतनी बड़ी लेखिका है महाश्वेता देवी जी, और इतने लंबे समय के बाद उन्होंने याद भी रखा और उन्होंने खुद अपने से ये लिखा, तो आपका उनके साथ क्या अनुभव था, जरा हमें बताएं। देखिए, महाश्वेता जी के साथ ये रहा ना, देखिए मैं पहले बताया कि मैं तो घूमते घामते रहने वाला आदमी रहा हूँ जी। तो उस तरह से आज के तारीख में जो भी कंटेम्प्रेरी लोग हैं, बड़े लेखक हों या बड़े अलग अलग फील्ड के लोग हों जी। उनके साथ तो बट नेचुरल है कि एक मेल मुलाकात रही है। लेकिन ये जो महाश्वेता जी ने जो लिखा, देखिए मैं तो बड़ा सम्मान इसलिए करता रहा हूँ इनका, क्योंकि वो केवल ये नहीं कि वो मतलब मैग्सेसे अवार्ड उनको मिल गया है, ज्ञानपीठ अवार्ड दिए हैं या फिल्में बनी, मैं उनका सम्मान इसलिए करता रहा हूँ कि उन्होंने हमेशा गरीब, कमज़ोर तबके, ट्राइबल्स, इन सब पर लगातार काम किया है, उनकी आवाज़ बनी रही। तो इसलिए मेरे मन में हमेशा ये रहा कि उनको पढ़ूं, और उनको पढ़ा क्योंकि उनका बांग्ला में लेखन था, तो उसका हिंदी आजकल अनुवाद वगैरह आ रहा, तो बहुत सारी चीज़ें जो बांग्ला लेखन है या और है, तो उसका नहीं, हिंदी उनको मैंने पढ़ा। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई जब उन्होंने लिखा उस पर, तो हैरानी ये हुई कि इन्होंने मेरी जो भारतीय डाक पुस्तक है उसको पढ़ने के बाद लिखा। और ये चूँकि किताब नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट की वो डायरेक्टर भी, मतलब कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी रही हैं वो। अच्छा। और उन्होंने, हैरानी ये थी मुझे कि मुझे नेशनल बुक ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि ये पहली किताब है नेशनल बुक ट्रस्ट की जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कुछ। तो लोग इसी बात को लेके बहुत खुश थे, उन्होंने वहाँ भी किया। लेकिन देखिए क्या है कि जब मैं उनकी एक अलग बात मानता हूँ, और मेरी माँ हमेशा कहती थी कि कुछ आप खुद शुरू करते हो और फिर आपके भाग्य पीछे पीछे चलता। तो माँ क्या कहती थी, वो उनके बहुत सारे विचार हमारे नहीं मिलते थे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ, मेरे विचारों के साथ इस मायने में रहीं कि उनका ये कहना था कि आपको जो करना है वो करो। माँ का आशीर्वाद तो हमेशा ही चाहिए होता। नहीं, आशीर्वाद भी रहा, और इसीलिए जो कहते हैं ना, तो उन कहती थी कि आप अगर आगे आगे चलते हो तो भाग्य आपके पीछे चलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ये कहती थी, हालांकि वो बहुत भाग्यवादी थी और अभी इस दुनिया में नहीं है, 2011 में उनका निधन हुआ। लेकिन वो कोई भी चीज़, घर से बाहर निकल रहे हो तो वो दही और वो खिला के भेजती थी। हर तरह की जितने भी टोटके हो सकते हैं वो करती थी, सभी माएँ करती हैं। हाँ। इसके बाद भी उनके दिमाग में रहता था कि तुम्हें जो करना, चलो भाग्य तुम्हारे पीछे चलेगा। बहुत बढ़िया। तो भाग्य में नहीं, तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली रहा कि महाश्वेता देवी जैसी बड़ी राइटर, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया मेरे काम को। यहाँ पे लिखा है कि जी, 1857 में किसानों और मजदूरों की जो भूमिका थी उस पर भी आपने एक पुस्तक में आपने जिक्र किया है, जरा उसके बारे में बताएं। नहीं, देखिए क्या है कि जब 1857 की क्रांति की बात चलती है, कहीं भी चलती हो, तो अचानक हमारे सामने कुछ चेहरे आते हैं। हाँ जी। चेहरा कौन सा आएगा? सबसे पहला चेहरा आएगा झांसी की रानी, बिल्कुल, तात्या टोपे, जी। ऐसे कुछ चेहरे हैं जो आपके सामने आते हैं। तो सवाल है कि इनके चेहरे क्यों आते और चेहरे क्यों नहीं आते? क्योंकि इतिहास में लगातार इन्हीं पर लिखा गया जी। लेकिन कौन लोग रहे होंगे? अंग्रेजों को जहाँ इतनी बड़ी बड़ी सेना लगानी पड़ी, इतना युद्ध करना पड़ा, तो कौन लोग थे वो? तो अगर आप 1857 को देखेंगे तो 1% लिटरेसी थी, यानी साक्षरता, 100 में 1 आदमी पढ़ा लिखा था। इसके बाद मध्यम वर्ग का उदय नहीं हुआ था, या तो आदमी अमीर था या गरीब था। तो ऐसे दौर में अगर, और क्या था, सारे हथियार अंग्रेजों के पास थे, तोपों से लेकर के जो भी हथियार थे अंग्रेजों के पास थे। फिर भी वो कौन सी ताकत थी जिन्होंने अंग्रेजों को जगह जगह पानी पिला दिया? वो कौन थे? वो थे मजदूर थे और किसान। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे अध्ययन का ये विषय रहा कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने उनको रोका, जगह जगह रोका, जबकि उसके पास टेलीग्राम अंग्रेजों के पास था। उस समय 4000 मील लाइनें बिछ चुकी थी। अच्छा। कलकत्ता से पेशावर तक, जी। पेशावर भारत का ही हिस्सा था उस समय। हाँ जी, हाँ जी। टेलीग्राम की लाइनें बिछाई हुई थी उन्होंने, उनके पास सारी आधुनिक सेनाएं थीं, सब कुछ था।
सारे बड़े राजे रजवाड़े उनके साथ थे। तो आपको बड़ी रिसर्च करनी पड़ी तो होगी। हाँ, तो इसलिए क्योंकि उस समय की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मुझे एक बार बिपिन चंद्रा जी ने कहा कि भाई तुमने ये कैसे किया अरविंद, क्योंकि हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि आपने सब कुछ ध्यान दिया लेकिन संचार पर नहीं ध्यान दिया, क्योंकि जब आप आज की दुनिया में क्या है, ये बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, कैमरा है, आज इनको कम काम है, लेकिन आज के 25 साल पहले एक स्टूडियो के काम की पूरी तासीर अलग थी। बिल्कुल। आज क्या है कि एक रिपोर्टर मोबाइल लेके जाता है और एक इंटरव्यू करके ले आता है। अब आज के पहले बहुत हैवी कैमरा होता था जिसको लेकर के जाते, तो टेक्नोलॉजी बदली। उस समय जो टेक्नोलॉजी थी अंग्रेज के पास थी, यानी टेलीग्राम। संचार से आपको विशेष प्रेम नजर आता है, क्योंकि आपने भारत में जल परिवहन को लेकर भी एक पुस्तक की रचना की है। देखिए तो पिताजी, उसके पीछे आपकी प्रेरणा का क्या स्रोत था? क्योंकि देखिए आप संचार क्रांति की बात कर रहे हैं, आप उस समय की बात कर रहे हैं जबकि भारत में आजाद भी नहीं था, देश आजाद भी नहीं था, तब आप वहां से चल करके आ रहे हैं। तो आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया कि आपने संचार के माध्यमों पर, डाक पर, जल परिवहन पर और 1857 की क्रांति में मजदूरों और किसानों की भूमिका पर आपने इतना गहन अध्ययन करके अपनी पुस्तकें बनाई हैं? तो मैं तो समझती हूँ कि आप प्रशंसा के पात्र। नहीं, मैं बताऊं कि पिताजी की जो जिसको आप ये कहिए कि जो किताब है ना, ये भारतीय डाक जी, पोस्टल हिस्ट्री पर ये बुक है, और इसको करने में मुझे मतलब मोटे तौर पर मैं बताऊं आपको कि कम से कम एक 12-14 साल लगे हैं मुझे इसको करने में, क्योंकि ये टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सब देश भर में दोस्त रहे ये। इसके अलावा पाकिस्तान में भी मैं गया इसके चक्कर में, बहुत सारे, इसमें एक चैप्टर है पाकिस्तान पोस्ट। तो बेसिकली क्या है कि इसके बाद की किताबें इसी के सह उत्पाद हैं, क्योंकि जब आप एक संचार की बात करते हैं तो संचार जो है बहुत विस्तृत शब्द है। संचार और परिवहन, आज क्या है आप सोचिए, आज के 100 साल पहले के भारत को सोचिए जी। आप पाएंगे कि ज़्यादातर नदियों पर पुल नहीं बना है, तो लोग कैसे आएंगे? नाव से आ रहे हैं। आज़ादी जब मिली तो 80,000 टेलीफोन थे। ठीक। मैं कह रहा हूँ कि आप नोएडा में केवल इस सड़क पर 1 किलोमीटर आप चले जाएं तो आपको 80,000 से ज़्यादा टेलीफोन मिल जाएंगे आराम से, है ना, लगभग हर हाथ में एक टेलीफोन है। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे इस किताब को अडवाणी जी ने पढ़ा, और एक बार पढ़ने के बाद मुझे उन्होंने बुलाया था, तो बात करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा दर्शकों। उन्होंने कहा कि जब वो पाकिस्तान में रहते थे, यहाँ जब कराची से यहाँ आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई टेलीफोन का नंबर नहीं था भारत में किसी का, लेकिन कराची में उनके घर में फ़ोन लगा था। तो 80,000 जो फ़ोन थे भारत में, वो किन के पास थे? जी। राजाओं महाराजाओं के पास थे, बड़े अधिकारियों के पास थे, वायसराय के पास था, सेना के जनरल के पास था। 80,000 ही तो थे, जी, है ना। तो 80,000 का आप समझ सकते हैं, तो यानी आम आदमी के लिए संचार था ही नहीं। आम आदमी के लिए क्या था कि उसके 2 पाँव, अगर आपको कोई संदेश भेजना है तो या तो आप खुद जाइए, या आप किसी और सहयोगी को आप उपयोग करें, जैसे आप बोले कि भैया आप ये जा रहे हो तो मेरा संदेश। और राजाओं के जो संदेशवाहक थे वो किसी और का संदेश ले नहीं जा सकते थे। तो अगर आप ये देखें कि पिछले 100 साल में जो, अगर हम कहाँ खड़े हैं, 100 साल में आप कुछ मत करिए कि यहीं बैठे बैठे आप सोचिए, आप 2 चीज़ों को निकाल दीजिए, आप गाड़ियों को हटा दीजिए और आप मोबाइल फ़ोन को बाहर कर दीजिए। इसके बाद सोचिए कि ये दुनिया कहाँ खड़ी है। आप तो आज की जो क्रांति है, चाहे वो मीडिया की क्रांति हो, चाहे समाज की क्रांति हो, चाहे आम आदमी पार्टी लैपटॉप और मोबाइल से सरकार बना सकते हैं, ये पहली बार हुआ जी। तो ये जो संचार क्रांति है बेसिकली इसी पर तो है ये। तो आज हम एक नए दौर में आए हैं, उसका नाम है संचार और सूचना क्रांति, जिसमें 90 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है, और उस इंटरनेट से वो भारत से नहीं पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। आज आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, अमेरिका में बैठा आदमी देख रहा है। आज यूनिकोड है, हम हिंदी में लिख रहे हैं, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी खोल के रिएक्ट कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं ज़्यादा नहीं, 20 साल के अंदर पाकिस्तान जैसी जगहों पर अगर आप यहाँ फ़ोन करते तो आपको पुलिस लिखवाती, वहाँ पीसीओ था, पीसीओ हर जगह होते थे, पीसीओ के बगैर आपका चार, वहाँ जाके आपको लिखाना पड़ता था कि आप हिंदुस्तान में, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में फ़ोन कर रहे हैं, तो आप प्रीता जी को कर रहे हैं, प्रीता जी का रहने का पता ये है और ये यहाँ है। फिर एक आदमी आके थाने वाला जगह, ये कैसे आदमी है, और आज आदमी तो गलत तो नहीं है कहीं, हो जाती है
और आज आप व्हाट्सएप से पूरी दुनिया से जुड़े हुए इंटरनेशनल हैं। रोमिंग की भी जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे कॉल और हो अच्छे आदमी के काम मोबाइल आ रहा है, हाँ। बुरे आदमी के काम आ रहा है, आतंकवादियों के भी काम आ रहा है, बहुत साधुओं के काम भी आ रहा है। तो ये है कि लेकिन क्यों का ये जो काम आ रहा है ये उससे ज़्यादा मैं एक कविता की लाइन है दो, जी वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लिखा है कि इंटरनेट से वो करे दुनिया भर से बात, रहता कौन पड़ोस में नहीं उसे है ज्ञात। मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि गांव में तो लोगों को फिर भी पता है क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। तो गांव में मेरे नाम का पूछेगा कोई तो मेरा घर बता देगा कोई, लेकिन शहर में नंबर से आप पूछोगे, आप कितना भी बड़ा आदमी रहता हो तो आप नंबर से पूछते हो वहाँ। तो ये किसने गड़बड़ किया है? ये गड़बड़ इसलिए किया क्योंकि आपके पास सब कुछ है, पूरी दुनिया को आप जानते हो, लेकिन आप पड़ोसी को नहीं जानते। हाँ, और ये कहानियाँ कैसे आती मैं आपको बताऊँ। आपने इस बीच में पिछले 10 सालों में देखा होगा, अचानक एक कहानी आई कि एक औरत दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी में मर गई और पड़ोसियों को तब पता चला जब बदबू आ रही थी वहाँ से, है ना। यानी वो अकेले मर गई, मतलब आप सोचिए, और पड़ोसी उनके बारे में जानते नहीं है। पुलिस आई, आईडी वगैरह देखा, तो अब क्या है कि मोहल्ले के नंबर और हमारी आईडी ये हमारी पहचान हो गए हैं। क्योंकि होगा भी क्योंकि जब शहर जरूरत से ज़्यादा बड़े होंगे तो ये जो चीज़ है ना, इस युग में आपने एक खोजी पत्रकार की भूमिका भी निभाई है, आपने संचार के विभिन्न माध्यमों के ऊपर भी काम किया है, आपने 1857 की क्रांति पर भी काम किया है, आदिवासियों और महिलाओं के ऊपर भी आपने काम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको अपना कौन सा अवतार सबसे ज्यादा प्रिय है, कौन सा अवतार आपको सबसे ज्यादा पसंद है? देखिए, किस तरह से आगे आने वाले आपकी क्या योजना है? क्योंकि आपकी जो 7-8 आपकी पुस्तकें हैं जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने जिनको प्रिंट किया है, और आधिकारिक तौर पर मुझे लगता है जैसे भारतीय डाक की ये पुस्तक है, इसके ऊपर तो बहुत सारे विद्यार्थी लोग पीएचडी भी कर सकते हैं, तो पीएचडी की हाँ नहीं, ये सभी किताबें जो हैं, आप एकेडमिक्स से मतलब आपको हम कहाँ पे कौन से खाने में आपको हम रखें, ये बताइए। देखिए, कहीं मत रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी किताबें बोलें, मैं नहीं। किताबें बोल रही हैं? सुनिए, हाँ। तो उसमें क्या है कि मैं सच बताऊं आपको कि मैं बहुत ही बेतरतीब आदमी हूं, और उस बेतरतीबी में कि जो काम मुझे समझ में आता है कि ये करना है, ठीक है। कभी आप नाथद्वारा गई हैं? हाँ। नाथद्वारा का जो टेम्पल है, हाँ जी, वो उसमें क्या है कि जब आप जाएंगे तो ये चढ़ने का जो रास्ता है, हाँ। उसमें अचानक आप पाएंगे कि आपका पाँव एक जरा सा इस पे टिका हुआ है। ठीक। मॉब है पूरी आती है और धक्का देके वो ले जाती है अंदर, और आप जब तक मूर्ति को दर्शन करके आप तब तक धक्का देगी, आप बाहर आ जाओगे। ठीक। तो मैं अपने जीवन को जब कई बार सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये ऐसे ही है, धक्का दे रही है और ये लेके हमें कुछ काम करवा देती है मुझसे। और लेकिन मैं एक मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ कि कुछ विषय जिन पर मैं काम कर लेता हूँ, मेरे देश भर में जो दोस्त लोग हैं वो मुझे मदद करते हैं। तो इस नाते मैं कहूँगा कि मेरा कोई भी जो काम है वो केवल मेरा नहीं है, मेरे जितने भी अच्छे मित्र हैं, कम से कम 18-20 ऐसे दोस्त हैं जिनको जब भी मैंने कुछ सहयोग मांगा उन्होंने किया है। ये तो आप खासतौर पर सूचनाओं से अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, और मैं जब भी होता है तो उनको क्रेडिट भी देता हूँ। किताबों में मैंने ऐसा नहीं कि अगर कहीं से सूचना ली है तो मैंने उसी में लिखा है अंदर, बहुत बढ़िया, कि ये सूचना यहाँ से मिली। क्योंकि देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, इस प्रोग्राम में कई लोग इन्वॉल्व हैं। अभी हम प्रकट रूप में 5 लोग दिख रहे हैं, 5 और होंगे, इसके बाद 50 लोग होंगे। तो क्या है कि एक टीम होती है जो चलती है आपके साथ, है ना। तो मेरा जो अपना है वो अपना इसलिए मैं नहीं कहता इसको क्योंकि ये समाज का है। बिल्कुल। और ये जो आपने जो कहा खासतौर पर इन किताबों या उनके बारे में, तो मुझे केवल ये कहना है कि इसमें ये विषय ऐसे हैं सामान्यतः जिनके बारे में ज़्यादा लोगों ने लिखने पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। आपने शुरू में बताया ही था कि क्राइम रिपोर्टिंग होती है या पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, तो रूप जो आपने कहा ना, देखिए एकेडमिक रिपोर्टिंग होती है, अवतार और रूप कहा ना एक शब्द आपने। जी। तो मैं इस तरह के शब्दों को सामान्यतः ज़िंदगी में इस्तेमाल ही नहीं करता क्योंकि मैं इनमें भरोसा नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि एक जीवन जो आपको मिला है, पता नहीं आगे फिर कुछ होगा या नहीं होगा, तो ये जो जीवन मिला है
उसको उसका जो भी पल है उसका आप कुछ सार्थक उपयोग करने की कोशिश करें। आपको पुरस्कार भी बहुत मिले हैं, जैसे मैंने अभी देख रही थी कि आपको भीष्म साहनी जी के साथ हिंदी अकादमी से पुरस्कार मिला है, ये शलाका पुरस्कार मिला है। नहीं बिल्कुल, देखिए तो पुरस्कार तो बड़ी बड़ी बातें हैं। पुरस्कार जरा तो सा उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश देखिए, डालिए, पुरस्कार हमारे तो दर्शकों को भी पता राष्ट्रपति से चले। लेके प्रधानमंत्री तक और उपराष्ट्रपति से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सबसे मिला है। तो लेकिन ये पुरस्कार जानते हैं क्या, मैं कभी पुरस्कार को बड़ा महत्व नहीं देता। इस संदर्भ में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि महाश्वेता जी का लिखना बड़ा भारी पुरस्कार है। क्योंकि देखिए पुरस्कार जो है ये क्या करता है कि अचानक आपको जैसे खाना है, आपको ज़रूरी है, तो आप कुछ काम करते हैं तो उसमें अगर रिकॉग्नाइज होते हैं कहीं तो आपको अच्छा लगता है, इस मामले में अच्छा लगता है, प्रोत्साहन लगता है कि यार ये यहाँ तक हम चढ़े हैं तो अब ये 10 मंजिल के बाद ये 11वीं मंजिल यहाँ भी हम चढ़ जाएंगे। तो ये है, और उसमें मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे शुरू का पुरस्कार मिला अमृतलाल नागर जी, जो कि बहुत ही नोटेड राइटर रहे, उनसे मिला। मेरे जो पत्रकारिता के गुरु रहे उनको भी ज्ञानपीठ अवार्डी रहे अमरकांत जी। ये तो देखिए हर एक का आपका जो शुरू से आपका एकेडमिक्स में इंटरेस्ट था, फिर आप जर्नलिज्म में आए, फिर आप सोशल उसमें आए, सोशल के बाद आपने फिर ये कई पुस्तकों का निर्माण किया और जीवन के हर क्षेत्र को लगभग आपने जो है टच किया। जैसे आपने अयोध्या विवाद के ऊपर इतना आपने ग्रंथ लिखा है, भारतीय डाक के ऊपर आपने 500 पृष्ठ की 500 पन्नों की किताब लिखी है। तो इससे पता चलता है कि आपने कोई एक लाइन या कोई एक लीक पर चलकर काम नहीं किया। आपका जो आपका खुद का जो इंटरेस्ट था वो जन सरोकार था। मतलब सामान्य जन को जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, या महिलाओं को, आदिवासियों के अधिकारों तक के लिए आपने आवाज बुलंद की है। तो मैं तो आपको, मेरा यदि व्यक्तिगत विचार आपके सामने मैं बताना चाहती हूँ कि आप एक तरह से एक संतुलन बना करके चल रहे हैं। मतलब एक जीविका आपकी है, आप जर्नलिस्ट हैं, वो आपकी जीविका हो गई, वो आपकी लाइवलीहुड हो गई। लेकिन लेखक आपको लिखने का, आपको शब्दों का, आप शब्दों के महारथी हैं तो शब्द लिख रहे हैं। दूसरी बात, आप क्योंकि जिस गांव से आप उठ के आए हैं, समाज के लोगों को आपने देखा है, और आप जैसे संवादहीनता, आज आधुनिक युग में संवादहीनता की बात कर रहे हैं, तो संवादहीनता के मद्देनजर आपने जीवन के हर पहलू को आपने छुआ है। तो इसके लिए आप बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं चाहती हूं कि आप एक अपने बारे में कुछ इस तरह से हमें, हमारे दर्शकों को बताएं कि आगे आने वाले वक्त में आपके कामों से उनको भी प्रेरणा मिल सके, आपकी किताबें वो पढ़ें, और आगे आपसे कोई स्टूडेंट्स लोग आपसे आकर के पीएचडी के लिए आपसे जुड़ें। और तो और ये तो बड़ी बड़ी पुस्तकें हो गई। आपने एनसीईआरटी में बसंत के भाग 2 में भी बच्चों के लिए पुस्तक लिखी है, छोटे बच्चों के लिए। तो ये बहुत आपको, मतलब आपको बहुत नहीं, उसका भी बताऊंगा कि देखिए क्या है कि ये जो बसंत में है, बसंत भाग 3 में रहा जी, वो एनसीईआरटी ने उसको हमारी उसी किताब का एक चैप्टर है जो शामिल किया है। हाँ। वो चिट्ठियों पर है। अच्छा। तो लेकिन ये जितनी बातें हुई, बेसिकली इसमें कहना ये चाहूँगा कि देखिए एक पत्रकार का जीवन वो बहुत ही जटिल होता है। मान लीजिए हमें कहीं असाइनमेंट मलेशिया में मिल गया, या हम सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम कहीं भी जा रहे हैं बाहर जी, तो आपको तो आपके जो असाइनमेंट मिला हुआ उसके हिसाब से काम करना है ना, वहाँ तो आप। लेकिन अब ये है कि अगर आप वहाँ गए हैं, कहीं भी आप गए हैं, तो मैं केवल ये कहना चाहूँगा खासतौर पर यंगस्टर्स को जो मीडिया में आ रहे हैं या बाहर भी हैं, तो आप जहाँ भी जाएं, मतलब स्काई इज द लिमिट। तो आप जा रहे हैं, आप थोड़ा समय निकालिए अपने उन बातों के लिए जो आप करना चाहते हैं। आप दुनिया के किसी कोने में जाएं, भारत के किसी कोने में जाएं, अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपका काम पहले है, ईमानदारी से उस काम को करिए। इसके बाद आपके पास समय है तो आप उसके लिए काम करिए। जैसे मेरे साथ बहुत लोग हंसी मजाक करते हैं, जब बाहर भी जाता हूँ तो मैं डाकखानों को देखने जाता हूँ, दुनिया के किसी भी देश में जाता हूँ, पोस्ट ऑफिस जाता हूँ, देखता हूँ, ये समझने की कोशिश करता हूँ कि किस काम आ रहा है, कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। ऐसे लाइब्रेरियों में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि कोई ऐसी किताब हमारे काम लायक मिले। तीसरी चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं रात में 11 बजे घर पहुंचता हूं जी। आपका मीडिया में तो ऐसे ही होता है। हाँ।
तो भी मैंने ये टाइम निकाला हुआ है कि मुझे ये 3 घंटे काम करना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चाहे जो दिन हो, दुनिया के किसी कोने में हूँ, तो मुझे ये 3 घंटे काम करने हैं। लैपटॉप मेरे पास होगा तो उस पर काम करना है, अगर डेस्कटॉप है तो उस पर काम करना है। तो ये काम करना है, और टुकड़ों टुकड़ों में काम क्या है, देखिए ज़िंदगी तो हर आदमी टुकड़ों टुकड़ों में ही जीता है ना। जी तो टुकड़ों टुकड़ों में आप अपना काम करते जाइए, आपको जो भी काम करना है, मतलब सबके लिए है ये कि आप कुछ भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप ये मत समझिए कि आप ये अभी लेंगे और सारा काम आज कर लेंगे, आज हो नहीं सकता। ठीक बात है। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इसमें आप कैसे करोगे? तो आप टुकड़ों टुकड़ों में काम करिए, इसके बाद आप जोड़िए उसको। आप उठा के देखिए, दुनिया की कोई भी रचना पूर्ण नहीं होती। सही बात है। और दुनिया का कोई भी कपड़ा अकेले नहीं है, टुकड़े टुकड़े में। हमने जो कोट पहना हुआ, कई टुकड़े हैं इसके। इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, कई टुकड़े हैं। तो टुकड़ा जुड़ता है ना, तो आप उसको जोड़ें, टुकड़े जोड़िए। और इसी तरह से समाज भी टुकड़ों टुकड़ों में जो है उसको जोड़िए। बहुत अच्छे। अपने इर्द गिर्द के पूरे ताने बाने को जोड़िए। एक लेखक का क्या काम है? लोगों को जोड़ना, और लोग खुशी रहें, अच्छे रहें। तो ये वही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। देखिए कि एक अच्छा समाज, भारत के बारे में बहुत तरह तरह की बातें होती बहुत, लेकिन अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि दुनिया में इससे अच्छा देश नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की कई देशों का समूह है। आपको यहाँ स्विट्जरलैंड दिख जाएगा, आपको यहाँ डेजर्ट भी मिल जाएगा। मतलब दुनिया में जितनी भी तरीके की जलवायु हो सकती है, बशर्ते है कि आपको आंखें हैं आपकी चाहिए। आपको समंदर दिख जाएगा। कोई ऐसा देश आपको देखिए ना, बगल में भूटान में क्या सब है? नहीं। क्या नेपाल के पास सब है? क्या पाकिस्तान के पास सब है? लेकिन वो सब भारत के पास है। अगर आप देखिएगा तो दुनिया में जितने भी तरीके की जलवायु हो सकती है, आपको साइबेरिया नहीं होगा तो आपको लद्दाख यहाँ मिल जाएगा। तो दुनिया ने, कुदरत ने आपको सब कुछ दिया हुआ है ना। और इसमें वो असीम शक्ति दी हुई है कि न कि केवल ज्ञान में, बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र में हम लीड कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस नाते आज आबादी बढ़ रही है। अभी कुंभ मेले में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कुंभ जब हुआ था 1954 का कुंभ, आज़ादी के बाद का पहला कुंभ, तब हम 34 करोड़ थे। आज 100 करोड़ लोग ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, आज 100 करोड़। 100 करोड़ कितनी बड़ी मतलब शक्ति है, आप उठा के देखिए। जब आप संसद में बैठते थे और पॉलिटिकल हेड थे, तो उस समय की कोई ऐसी कोई घटना या कोई ऐसी हमें बताइए बात जिससे कि दर्शकों को प्रेरणा मिल सके। देखिए घटनाएं जो है ना, वो घटनाएं और बहुत सारे जो है, जब आप काम करते हैं, आप देखिए खुद प्रशासन में रह के आपने देखा होगा, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो जिसको आप बता सकते हैं, जिसको आप नहीं भी बता सकते। कुछ आपकी बाध्यताएं भी होती है जो आपको नहीं, जिसमें बाध्यता ना हो वो आराम तो से बता एक सकते अच्छी सी कथा बता के मैं उसको, तो मैंने देखा कि एक बार हमारा जो चैनल था उसमें हर जगह कैमरे लगे हुए हैं वहाँ। तो एक बार कैमरे में देखते देखते अचानक लगा कि एक सिक्योरिटी का सीनियर आदमी वो जाके प्राइम मिनिस्टर के सीट पे बैठ गया और सो गया वो। अच्छा। और वो कैमरे में बाकायदा रिकॉर्ड किया गया उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बड़ा नैतिक प्रश्न था, क्योंकि वो मामला अगर आगे जाता तो उस पर बाकी काफ़ी उसकी जीविका पर बनाती है, उसकी नौकरी पर बात बन जाती है, या अनुशासनात्मक कार्यवाही कोई हो जाती है। तो ये सबको, हमारे यहाँ सबको पता है, लेकिन ये बाहर किसी को नहीं पता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बात समझ रहे हैं? वो बेचारा, और उसको नहीं पता था। हाँ। उस व्यक्ति को भी नहीं पता था कि ये सीट प्राइम मिनिस्टर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। या किसी के लिए, मतलब कोई भी। जब आप इस तरह के बड़े, तो इस तरह से जुड़ी बहुत सारी, क्योंकि क्या है कि संसद एक तरह से समझिए कि जो भी आप जितने भी ऊंचाई पर प्रशासन में जाएंगे तो वो गोपनीयता के आवरण से दबे हुए संस्थाएं हैं, जिनके बारे में उतना ही लोग जानते हैं जितना बताया जाता है। अनुभवों के खजाने के साथ आप हमारे साथ आए। आपने दर्शकों के लिए एक बहुत विस्तार से जीवन के हर क्षेत्र में जहां जहां आपने काम किया उस पर चर्चा की, और आपने आगे जो भविष्य में करना है, भविष्य के लिए आपके क्या योजना है, उसके बारे में और थोड़ा सा बताइए। देखिए, भविष्य का मैं कोई योजना उस तरह बनाता नहीं, मैं कुछ काम करता रहता हूँ।
ठीक है। अभी और पुस्तकें तो लिखने का बिल्कुल इरादा बिल्कुल अभी क्या है कि इसके बाद संचार के बाद जो है मैंने खास तौर पर जल परिवहन पर मेरी जो किताब है, ये भी एनबीटी इंडिया ने हाँ, छापी है। बहुत अच्छी। इसके बाद एक कोस्टल शिपिंग पर, क्योंकि कोस्टल शिपिंग मतलब तटीय जहाजरानी जो है, हाँ तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रोजेक्शन ये था कि हिंदुस्तान में जितना भी माल ढुलाई होती है जी। उसका करीब 7% हम्म, ये इसके मार्फत जाए। वो उसके लिए एक परिकल्पना है, अगर ये जाएगा तो परिवहन की लागत कम होगी। तो वो पुस्तक कब तक आपकी आ तो उस पर मेरा काम चल रहा है, क्योंकि देखिए क्या है कि अभी जो बड़े बंदरगाह हैं 13 है, इसके अलावा 200 बंदरगाह हैं रही? जी इस देश में जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है ज़्यादा। बिल्कुल। तो मेरा आगे वो काम है, लेकिन मैं जैसे कहता हूँ कि टुकड़ों टुकड़ों में वो काम है, क्योंकि जो बंदरगाह जिन इलाकों में है वो गुजराती स्पीकिंग एरिया है, मराठी स्पीकिंग एरिया है, वो मलयाली है, वो तमिल है, तो वहाँ जो मुख्य साहित्य है बेसिकली अलग अलग भाषाओं में है। तो थोड़ा सा मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि वहाँ के उन एक साहित्य की, नेल्लोर में भी एक बंदरगाह है, हाँ बिल्कुल है, वहाँ पे आप अभी तक गए हैं या नहीं गए? मैं पूरा कोस्टल एरिया जा चुका जा हूँ। चुके हैं। हाँ जा चुका हूँ। जाने में तो बहुत सारे जगहों पे जा चुका हूँ, जहाँ जहाँ सामान्यतया द्वीपों पे जा चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जिनमें सामान्य लोग नहीं जाते, वहाँ भी जा चुका हूँ। भारतवर्ष में प्रकृति का तिलिस्म नजर आता है। बिल्कुल 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 चाहे आता है। उत्तर तो हो, वही कह रहे हैं कि चाहे आप दक्षिण जब इसरो में जाएंगे, आप होप द्वीप में जाएं, जी। आप काकीनाडा जाएं, जी आप जब जाएंगे तो आपको जो छोटे छोटे द्वीप हैं इनके अलावा अंडमान और लक्षद्वीप के अलावा भी, हाँ, तो तब पता चलता है कि ये भारत कितना बड़ा है। आप चलते जाइए चलते जाइए। तो मनुष्य की जैसे यात्रा है ना, वो कभी खत्म नहीं होती, वैसे ही ये हमारा देश भी ये ख़त्म नहीं होता इतना आसानी से। आप कई जन्म लेते जाइए, इस देश को समझते जाइए, ये इतना आसान नहीं है समझना। जी तो अब हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश, कोई विशेष संदेश? मेरा निवेदन ये है दर्शकों से कि अरविंद कुमार सिंह जी के जन सरोकार को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, उनकी पुस्तकों में उन्होंने जो अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं, दर्शक उनसे प्रेरित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग उनसे प्रेरित होंगे। आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं संदेश देने लायक खुद को नहीं समझता। मैं कुछ सुझाव ये देना चाहता हूँ कि आपके हिस्से में जो भी काम है उसको तो आप करते ही हैं, करेंगे ही आप। उसके अलावा ये सोचिए कि ये तो आपके पास एक दायित्व है, घर परिवार चलाना होता सबको, वो चलाना ही होगा आपको। उसके अलावा सोचिए कि अपने इर्द गिर्द क्या कुछ कर सकते हैं। अगर लिखना पढ़ना है तो किसके लिए लिखना चाहते हैं, तो वो करिए, और उसमें निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, और फिर आप पाएंगे कि आपका जीवन सफल है। जी धन्यवाद। बहुत अच्छे, धन्यवाद। आप चैनल पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।